हेलो, मेरा नाम है अर्चना जैन। दस अप्रैल मैं अर्चना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जैनम जयतु शासनम ऐप पर। हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नामकरण तथा काल विभाजन। आज मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको आदिकाल। और आदिकाल के अंदर किस किस ने क्या क्या नाम दिया था आदिकाल का, और कौन सा नाम सर्वमान्य हुआ था, किसको सबने सहमति दी थी। तो आदिकाल के विभिन्न नाम। तो आदिकाल का नामकरण, तो ये आदिकाल जो माना जाता है उसको ये किसने सजेशन दिया था हमको, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और यही मत आगे चलकर सर्वमान्य हुआ था। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे राइटर हुए थे जिन्होंने आदिकाल का नाम सुझाया था। चारण काल, ऐसे दूसरे नाम सुझाए थे, पर वो सर्वमान्य नहीं हुआ था। चारण काल, प्रारंभिक काल, बीजोपन काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, संधिचारण काल, आधार काल, उद्भव काल, आरंभिक काल, प्राचीन काल, प्रवर्तन काल, संक्रमण काल। पर ऐसे मतलब उनको माना नहीं गया था। जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो 4 भागों में बांटा गया था। तो पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। 4 भाग थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और काल विभाजन में ये भी बताया गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनमें चारों कालों के नाम सुझाए हैं। ये कम से कम लगभग 8-10 ऐसे राइटर हैं जिन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के भी अलग अलग नाम सुझाए थे। स्टार्ट करती हूँ। हाँ, नामकरण तथा काल विभाजन के हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या क्या नाम दिए थे और क्या क्या काल विभाजन हुआ था। काल विभाजन यानी कि समय सीमा होता है, यानी कि कौन सा जो काल था वो कितने समय तक रहा था और कितने समय तक नहीं रहा था, ये होता है समय विभाजन। नामकरण यानी कि नाम ही होता है कि किसका क्या नाम। जैसे कोई भी बच्चा बोर्न होता है तो सब सजेस्ट करते हैं कि ये नाम रख लो, ये नाम रख लो, लड़का हो तो ये नाम रख लो, लड़की हो तो ये नाम रख लो। ऐसे ही नामकरण, तो आदिकाल के भी नामकरण हमारे विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने किया था। जैसे ग्रियर्सन, विष्णुबंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, तो इन्होंने भी ऐसे सुझाया था कि इसका नाम ये रख लो, आदिकाल का नाम ये रख लो, ये रख लो, ऐसे सुझाया था। आदिकाल के विभिन्न नाम। पहला नाम सुझाया था ग्रियर्सन ने, चारण काल। 700 ईस्वी से इसने है ना मतलब आदिकाल की शुरुआत मानी थी कि है ना आदिकाल हमारा जो है वो तब से शुरू हो गया था ग्रियर्सन ने। तो अब इसको मैं याद करने की ट्रिक भी बता रही हूँ। तो ग्रियर्सन ने कहा चरण पकड़ लो, तो इस ट्रिक से आप याद कर लोगे कि ग्रियर्सन आएगा तो उन्होंने चारण काल नाम सुझाया था, वो भी किसका, आदिकाल का। पर सर्वमान्य तो आदिकाल ही हुआ, पर ये भी याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है कि मतलब किसने और अलग क्या नाम सुझाया था। ग्रियर्सन ने कहा चरण पकड़ लो। दूसरा मिश्र बंधु ने सुझाया था कि आरंभिक काल रख लो, और इसको ना मतलब 700 विक्रम संवत से माना गया। पर ईस्वी में अगर बदलेंगे तो 643 आएगा, क्योंकि वो 57 ईस्वी का फर्क, मतलब 57 साल का फ़र्क पड़ता है ना विक्रम संवत और ईस्वी में। ईस्वी सन पीछे चलता है और विक्रम संवत आगे चलता है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखना। अभी विक्रम संवत 2081 चल रहा है, और कल ही नया वर्ष था और कल ही मैंने फर्स्ट क्लास ली थी। 2081 विक्रम संवत चल रहा है और 2047 ये चल रहा है 2024 ईस्वी सन चल रहा है। अभी वर्तमान में ईस्वी सन ये है और विक्रम संवत ये है, विक्रम संवत। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसकी तो बुक भी मानी जाती है, ये तो बहुत ऑथेंटिक राइटर है, पर इसका भी जो मत दिया था वो सर्वमान्य नहीं हो सका। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही हुआ। इन्होंने नाम दिया था वीरगाथा काल। इन्होंने वो 12 रचनाएं थी ना रासो नाम पर, वो वीर ग्रंथ, वीर रस से जुड़ी हुई, तो इस आधार पर इन्होंने नाम सुझाया था कि इसका नाम
वीर काल रख लो, पर ये भी नहीं हुआ था। इन्होंने बताया था 1050 विक्रम संवत से वो आदिकाल चालू हो गया था, मतलब आदिकाल का नाम ही वीर कथा काल दिया था। और इसको याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल बताया, तो आप ये याद कर लो कि आरंभ में मिश्र लोग शासन करते थे। आरंभ, ये याद करने की ट्रिक है। आरंभ में मिश्र लोग शासन करते थे। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका तो मैंने बता दिया वीर कथा का नाम क्यों रखा था, और इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। राम जी वीर है। राम जी वीर है या फिर राम जी वीर पुरुष है, ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर कथा काल नाम दिया था, वो भी आदिकाल का। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने नाम दिया था आदिकाल, और ये तो सर्वमान्य हो गया था, ये तो मैंने बता दिया था। ये याद कर लो कि हजारों आदि है, आदिकाल। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, और ये तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, और ये तो आपको कंठस्थ याद कर लेना कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद कर लेना। और धीरेन्द्र वर्मा और नगेंद्र ना, इन्होंने भी इनका समर्थन किया था कि हाँ आदिकाल का नाम, मतलब सबसे पहला काल जो है ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसमें जो वो सबसे सर्वमान्य मत है वो आदिकाल सबसे सही है, इन्होंने भी समर्थन दिया। अगला है रामकुमार वर्मा, इन्होंने सुझाया था संधि चारण काल, और 769 ईस्वी से इनका माना गया। तो रामकुमार वर्मा को, इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। रामकुमार मतलब वो जो राम जी का जो वो था, हनुमान जी, वो उनका सच्चा सेवक, वो रावण के दरबार में गया था, तो उन्होंने क्या कहा कि संधि कर लो, चरण पकड़ लो। तो राम से संधि कर लो और चरण पकड़ लो, ऐसे याद कर लो कि रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल दिया कि राम से, वो हनुमान ने क्या कहा था रावण से, राम से संधि कर लो, चरण पकड़ लो, यही बोला था। तो यहाँ से ये आपको याद करना कि रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो संधि चारण काल। अगला है राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने दिया था सिद्ध सामंत काल, आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल सुझाया। तो इसको याद करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ कि राहुल, ये जो अभी राहुल गांधी है ना, हाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो ये राहुल गांधी सामंत वर्ग से आते हैं। यानी कि सामंत वर्ग उसको कहते हैं कि जो बहुत अमीर होता है, मतलब बहुत रिच, पैसे वाला, जैसे कि उसके पास भी बहुत पैसा है, राहुल गांधी के पास भी। तो ऐसे ही आप याद कर लो कि राहुल सामंत वर्ग से है। राहुल, मतलब मोदी जी तो इतने नहीं हैं, उनके लिए तो चाय वाला ही कहा जाता है, उनके पास तो इतने पैसे नहीं। राहुल सामंत है, राहुल सामंत वर्ग से है। ये पेन बिल्कुल सही नहीं चलता है। राहुल सामंत वर्ग से। अगला याद कराती हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम सुझाया था बीजपन काल, क्योंकि देखो इसके बाद ही भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल हुए थे आदिकाल के बाद ही। तो इन्होंने कहा कि ये सबसे, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल वचन कर, इसका बीज नाम रख लो, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ था और उसके बाद ही बाकी सारे आए थे, कि मतलब है ना सारे काल। तो इसका नाम बीज रख लो, कि बीज के बाद ही जैसे वृक्ष बनता है, तो फिर इन्होंने ऐसे सुझाया था कि तो इसका नाम बीजपन काल रख लो आदिकाल का, पर यह भी मान्य नहीं हो सका। तो अब इसको भी पर पूछा जाता है एग्जाम में कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या सुझाया था, जैसे एग्ज़ाम में, एफएसएसए में। तो आप इसको याद कर लो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से हमने ऐसे याद कर लो कि जैन तीर्थंकर था ना 24वें महावीर स्वामी, तो उन्होंने हमारे आदिकाल का मतलब बहुत तपस्या करी, तो उनके शरीर से ऐसे यूँ बीज उगने लग गए थे, जैसे कि यहाँ पे ऐसे यूँ पेड़ पौधे उगने लग गए थे, मतलब वो बहुत तपस्या करी तो मिट्टी जम गई, फिर है ना उनके शरीर से भी ऐसे लगा कि जो कुछ उग रहे हैं। तो ऐसे कर लो महावीर भगवान ने इतनी तपस्या की कि उनके शरीर से भी मतलब बीज उगने लगे, ऐसे सर में, हाथ पैर पे ऐसे। तो
महावीर के शरीर पर बीज उगने लगे। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने आदिकाल का नाम वीरकाल सुझाया था और श्याम सुंदर दास ने वीरकाल अपभ्रंश सुझाया था। तो इसको तो याद करने की क्या ट्रिक है, वी से याद कर लो। वीरकाल, इसका तो वी से याद कर लो। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने वीरकाल सुझाया था कि इसमें छोटे वी की मात्रा, इसमें बड़े वी की मात्रा, नाम पूछा जाए तो और लेखक का पूछा जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और श्याम सुंदर दास ने वीरकाल अपभ्रंश बोला था क्योंकि उस समय मतलब आदिकाल से जब से शुरू हुआ ना, तो आदिकाल से शुरू हुआ तब से वो अपभ्रंश भाषा प्रचलित होने, उससे पहले संस्कृत बोली जाती, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ये भाषाएं थी। तो उन्होंने बता दिया कि ना अपभ्रंश भी रख लो, कि तो वीरकाल अपभ्रंश सुझाया था। ये श्याम सुंदर का मत था। इसको ट्रिक ये कर लो कि श्याम वीर अपभ्रंश है, इससे ये हो जाएगा। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, पृथ्वीनाथ कमल श्रेष्ठ। अगला है पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। इन्होंने कहा अंधकार काल नाम सुझाया था। क्योंकि है ना आदिकाल के समय में ही मतलब वो हर्षवर्धन था राजा, तो उसकी मृत्यु हो गई थी और भारत 3 भागों में बट गया था। और फिर उसी समय में ये मुग़ल लोग आना शुरू हुए थे। इन्होंने ज़्यादा मतलब नुकसान तो भक्ति काल में किया था, पर आदिकाल में ही इन्होंने वो शुरू में मतलब आना शुरू हो गया था मुग़ल, मतलब ये अरबी वगैरह ये दूसरे देशों से आने लगे थे, अरब वगैरह। तो इन्होंने कहा कि अंधकार काल नाम होगा तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इनके आने से ही अंधकार हो गया मतलब हमारे भारत में। तो इन्होंने इस काल का नाम अंधकार काल सुझाया था। फिर अगला है गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने शून्य काल सुझाया था, शून्य या फिर ये उन्मेष काल, ये भी इन्होंने बताया था। उन्मेष काल और शून्य काल, शून्य काल और आरंभिक काल। शून्य तो यहाँ दिया हुआ, आरंभिक लिखना था मुझे। शून्यकाल और आरंभिक काल ये नाम इन्होंने ही सुझाया था। अगला है हरीशचंद्र वर्मा। इन्होंने सुझाया था संक्रमण काल। यानी कि हरीशचंद्र शक्कर की तरह मीठा बोलते हैं, इसको याद करने के ट्रिक है। हरीशचंद्र शक्कर की तरह मीठा बोलते हैं। अगला है रमाशंकर शुक्ल रसाल। पूरा नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने नाम सुझाया था जयकाल। ये आदिकाल का नाम जयकाल होना चाहिए। तो इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। राम जी की जय हो, इससे याद करने का ट्रिक है। इससे आसानी से याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि रमाशंकर शुक्ल ने क्या नाम दिया था। तो जयकाल। अगला है मोहन अवस्थी। इन्होंने सुझाया था आधार काल। और इसके अलावा सुमन राजे ना, इन्होंने भी यही नाम सुझाया था, सुमन राजे। इन्होंने भी ये सुझाया था कि ये ना मतलब आदिकाल का नाम आधार काल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि है, तो इसका नाम आधार, पृष्ठभूमि का आधार माना जाता है। इसलिए इसको ये याद कर लो कि ना मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों को एक दूसरे का आधार चाहिए, है ना, दोनों को एक दूसरे का आधार चाहिए। अगला चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने सुझाया था पुरानी हिंदी काल।
यानी कि तब से ना हिंदी का मतलब वो कहानियाँ लिखना और ये निबंध लेखन गद्य का प्रचार प्रसार हुआ था। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि गुलेरी जी की पुरानी हिंदी में गुलेरी की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। पुरानी हिंदी में गुलेरी की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। अगला डॉक्टर हरीश देव, इन्होंने नाम सुझाया था उत्तर अपभ्रंश काल। यानी कि इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। इससे आपको पता पड़ जाएगा कि डॉक्टर हरीश देव ने उत्तर अपभ्रंश काल नाम दिया। अगला है बच्चन सिंह, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय। अगला है बच्चन सिंह ने नाम सुझाया था अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय। ये दो नाम सुझाए थे, बीच में से ऑप्शन भी है ऑब्लिक, या तो अपभ्रंश काल या रख लो या फिर जातीय साहित्य का उदय रख लो। इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। बच्चे भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट से ये अपभ्रंश रख लो। बच्चे भ्रष्ट हो जाते हैं जब साहित्य का उदय नहीं होता है। अच्छे साहित्य मतलब गलत साहित्य नहीं, हाँ, जब साहित्य का उदय नहीं होता है। अगला राम खिलावन पांडे, इन्होंने नाम सुझाया था संक्रमण काल। राम खिलावन पांडे, एक मिनट। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नाम प्रवर्तन काल दिया था। ये मेरे से गलत टाइप हो गया, संक्रमण काल, सब करेक्ट कर लेना। राम खिलावन पांडे ने दिया था। इसको याद करने की ट्रिक है कि हम राम जी को खिला कर मतलब छोटे बच्चों को खिलाते हैं तो फिर बड़ा हो जाता है, तो इसे ये ट्रिक कर लो कि राम जी को खिलाकर परिवर्तन करते थे। अगला है वासुदेव ने सुझाया था उद्भव काल, आदिकाल का नाम। यानी कि जो भी छोटा बच्चा होता है उसको, ये तो मैंने इसकी बता दी। अगला वासुदेव उद्भव काल, तो इन्होंने महाभारत में वो गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन ने कहा था ना कि मतलब मैं ही मतलब इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हूँ, मेरे से ये सृष्टि का उद्भव हुआ है। तो इसे याद कर लो कि वासुदेव उद्भव काल। अगला है शंभुनाथ प्राचीन काल, यानी कि इसको याद करने की ट्रिक है कि मतलब शंभु भगवान जो शिव जी है उनको हम प्राचीन काल से ही मानते आ रहे हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल सुझाया था कि धीरेन्द्र वर्मा ने ये अपभ्रंश काल, पहले भी मैंने एक और उसका नाम बताया था, उन्होंने भी अपभ्रंश काल नाम दिया था। धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश काल नाम सुझाया था। अगला हिंदी साहित्य का काल विभाजन, वो तो नामकरण मैंने पढ़ा दिया था और अब भी पढ़ा रही हूँ मैं। काल विभाजन यानी कि मतलब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जो सर्वमान्य मत है उनका किस किस ने क्या क्या नाम सुझाया है, यही हम पढ़ेंगे काल विभाजन में। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन, गारसादे तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का प्रयोग नहीं किया था, मतलब इन्होंने काल विभाजन का नहीं किया था। ग्रियर्सन का काल विभाजन चारण काल, इन्होंने 12 भागों में बांटा गया है। मतलब ग्रियर्सन ने काल विभाजन करा था तो इन्होंने 12 भाग किए थे। तो पहला है चारण काल, जिसको अभी अपन वो सब कुछ आदिकाल के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने मतलब पर ग्रियर्सन ने
इसका नाम चारण काल बताया था, आदिकाल नहीं बताया था। आदिकाल तो एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, स्वर्ण काल, इसको हम अभी मानते हैं। तीसरा है जायसी का प्रेम ग्रंथ। चौथा है ब्रज का कृष्ण समुदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीतिकाल, तुलसी के परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी। अगला कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विविध व अज्ञात कवि। ग्रियर्सन का काल विभाजन, कि ग्रियर्सन ने किस काल को क्या क्या नाम दिया था, क्या नहीं दिया था। पहला चारण काल, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा है जायसी का प्रेम ग्रंथ, चौथा है ब्रज का कृष्ण समुदाय, पांचवा है मुगल दरबार। यानी कि अब इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। कुल 12 नाम थे, थोड़े नाम नीचे हैं, इनकी ट्रिक बता रही हूँ। चरण, यानी कि इसको नाम याद कर लो कि चरण पकड़े थे 15वीं सदी में जायसी ने कृष्ण के, वो भी मुगल दरबार में पकड़े थे। इसको याद करने की ट्रिक है। चरण, पेन सही नहीं चल रहा, आपको समझना ही पड़ेगा। चरण पकड़े थे, राइटिंग तो वैसे मेरी बहुत अच्छी है। चरण पकड़े थे 15वीं सदी में। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। ये जायस नगर में रहते थे, इसलिए इनका नाम पीछे जायसी पड़ गया। चरण पकड़े थे 15वीं सदी में। जायसी ने कृष्ण के मुगल दरबार में, यानी अपन भी किसी के धोख देते हैं ना, वैसे ही जायसी ने कृष्ण भगवान के धोख दी थी, ऐसा समझ लो। चरण पकड़े थे से याद कर लो कि चारण काल, फिर है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर अगला है जायसी का प्रेम ग्रंथ, फिर अगला है ब्रज का कृष्ण समुदाय, और अगला है मुगल दरबार। और आगे की ओर याद कराती हूँ। फिर छठा है तुलसीदास, सातवां रीतिकाल, फिर तुलसी के परवर्ती कवि। तुलसी 2 बार नाम आता है। फिर 18वीं शताब्दी, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, फिर 12वां लास्ट का है विविध व अज्ञात कवि। ये जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन है। इसका नाम क्या ट्रिक बताती हूँ मैं। तुलसी व रीति के, तुलसी व रीति में तुलसी के 18 कवियों का कंपनी में शासन देखा। तुलसी व रीति ने तुलसी के 18 कवियों का कंपनी में शासन देखा। विक्टोरिया विविध थी। ऐसे ही होता जाएगा। तुलसी व रीति ने तुलसी के 18 कवियों का कंपनी में शासन देखा। विक्टोरिया विविध, तुलसी से तुलसीदास, फिर अगला है रीतिकाल 7वें नंबर पे, 8वां है तुलसी के परवर्ती कवि, फिर है कंपनी 18वीं शताब्दी, 18 यहाँ से याद कर लो, फिर अगला है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर अगला है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 12वां विविध व अज्ञात कवि। इस ग्रंथ की सीमाएं, यानी कि ये सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही मतलब बना यो काल विभाजन करा था, और जो सबसे पहले इतिहास लिखा था वो तो लिखा था उसने गारसादा तासी ने, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन करा था। इस ग्रंथ की सीमाएं, काल विभाजन का निश्चित आधार नहीं, यानी कि समय सीमा नहीं दे रखी है। अभी दे रखा तुलसी के परवर्ती कवि 18वीं शताब्दी, चारण काल 15वीं शताब्दी, 15वीं दे रखी है पहले, फिर उसके बाद डायरेक्ट 18वीं शताब्दी दे रखी है। तो मतलब 16, 17, 18 कब तक चली अगर ये कुछ पता नहीं,
ऐसे दे रखा है इन्होंने, जैसे कि ये देखो 15वीं शताब्दी दे दिया ऊपर, फिर दिया 18वीं शताब्दी। अब इसमें 16, 17, 18 कब तक चली ये शुरू नहीं, और शुरुआत कहाँ से हुई ये भी इसने बता रखा है 700। और ये तो इतना साल का रह गया और ये इतना कम साल का रहा, तो ये भी इसका रह गया। काल विभाजन में समय सीमा का उल्लेख नहीं। काल विभाजन में अज्ञात कवियों का उल्लेख जो है भ्रामक था, क्योंकि ना इसने बार बार जो काल विभाजन करा था वो इसने कर दिया कि विविध व अज्ञात कवि, तो भी इसमें कुछ पता भी नहीं पड़ रहा है। जैसे पहले तो इन्होंने तुलसीदास दिया था ऐसे। काल विभाजन का नवीन दृष्टिकोण सुझाया। परिवर्ती काल ने चारण व रीतिकाल कवियों को ज्यों का त्यों ग्रहण किया। यह ज्यों का त्यों है, थोड़ा टाइपिंग ऐसा है। अगला मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद का काल विभाजन 8 कालखंडों में विभाजित है। पहला तो है पहला आरंभिक काल, यानी कि शुरुआती काल। आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। ये गलत है। पूर्व आरंभिक काल और थोड़ा गलत हो गया। पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल की समय सीमा 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत और उत्तर आरंभिक की 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। फिर अगला है माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। समय सीमा 1445 से 1560 विक्रम संवत, 1560 से 1680 विक्रम संवत तक। फिर अगला है अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ये गलत है। सोलह सौ 80 से 1790 विक्रम संवत और 1790 से 1889 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल। अगला है परिवर्तन काल, 1889 ईस्वी से 1925 विक्रम संवत तक। और अगला है वर्तमान काल, ये 1925 से विक्रम संवत से अब तक, अभी तक मतलब 2024 में भी यही चल रहा है। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन से अधिक स्तरीय ग्रंथ, यानी कि ये जॉर्ज ग्रियर्सन से थोड़ा ज़्यादा बेटर है। मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन का तो बिल्कुल ऐसा था, इससे थोड़ा प्रत्येक काल समय सीमा में बंधा हुआ, यानी कि उसकी निश्चित समय सीमा इन्होंने बता रखी है। जैसे पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, ऐसे। जॉर्ज ग्रियर्सन के 12 भागों को इन्होंने 5 काल विभाग में समेट दिया था। इन्होंने 5 ही भाग करे थे। और इसकी सीमाएं आदिकाल 744 वर्ष का रखा था, जबकि परिवर्तन काल, ये इसकी कमियां बता रहा है, और जबकि परिवर्तन काल मात्र 35 वर्ष का रखा। हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया था। विशेष आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु, ये इतना नहीं है, ये गलत है। मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह, प्रकांड कवि व्रत संग्रह का मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालखंडों में बांटा था। वीरगाथा काल, पहला वीरगाथा काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, गद्यकाल या आधुनिक काल। यानी कि गद्य मतलब जैसे कि पैराग्राफ टाइप में हिंदी में लिखी हो, पद्य मतलब पंक्ति, जैसे कि दोहे होते हैं, कबीर के वगैरह सुनाते हैं, उनको कहते हैं दोहे, जाते हैं पद्य में। और ये जो थ्योरी आती है, जैसे कहानी आती है या अपन बातचीत करते हैं किसी नॉर्मल शब्दों में, तो ये आती है गद्य, मतलब गद्य रूप में कहना है, नहीं सीधे सरल स्पष्ट शब्दों में। तो आधुनिक काल में ये ऐसे पत्र पत्रिकाओं का प्रचलन हुआ था, यहाँ से गद्यकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये गुण बता रहे। सर्वाधिक सरलीकृत एवं मानक विभाजन, इसका मैंने बोला भी था कि ये तो मान्य ही है। काल विभाजन की द्वैत नामकरण की प्रक्रिया, यानी कि इसने हर काल के 2-2 नाम दिए थे। ग्रियर्सन के रीतिकाल में रीति की व्याख्या की 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया था। उस विधेयवादी पद्धति का अनुसरण करते हुए समाज की विशाल व्यवस्था को नकारा था। और इन्होंने ये भी बताया था कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है।
वीरगाथा काल, वीरगाथा नामकरण के लिए 12 ग्रंथों को आधार बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 वो वीरगाथा काल नाम दिया, तो आदिकाल तो सोच के दिया था, तो इन्होंने 12 रचनाओं पे दिए जो ये आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती थी। पहला है विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता हिता है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, खुशरो की पहेलियाँ, ये 12 प्रमुख रचनाएं थी। अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का वर्गीकरण। सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी साहित्य में अपभ्रंश की बहुत सी सामग्री लेने के कारण इन्होंने उसे विक्रम संवत 750 से हिंदी आरंभ माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन, पहला है संधि काल, दूसरा है चारण काल नहीं है, चारण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीति काल, पांचवा आधुनिक काल। संधि काल ये 700 से 1000 विक्रम संवत, गलत लग गया, विक्रम संवत। चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। और रीति काल है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल है 1900 विक्रम संवत से अब तक। ये रामकुमार वर्मा का था। अगला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल इन्होंने भी 4 भागों में बांटा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक भक्ति साहित्य या भक्ति युग, 1400 से 1650 ईस्वी तक। फिर अगला है रीति ग्रंथ का युग या प्रेम काव्य, ये 1650 से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1850 से अब तक, अंत नहीं, अब तक। गुण आदिकाल उसकी प्रवृत्तियों के कारण आदिकाल नाम देकर संपूर्णता का बोध कराया। रीतिकाल का केवल प्रेम काव्य कहा, जिसमें श्रृंगार व अलंकार दोनों धाराओं का समावेश किया गया है, दोनों धाराओं का समावेश किया। दोष आदिकाल व आधुनिक काल युग प्रवृत्ति का द्योतक है, बाकी में साहित्य की प्रधानता। मतलब इनमें प्रवृत्ति विशेष के आधार पर है और बाकी भक्ति काल और रीति काल में साहित्य की प्रधानता, यानी कि अच्छे कोटि के उत्तम किस्म के साहित्य लिखे हुए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने आरंभिक उत्कर्ष काल बताया। पहला 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। ये मैंने ट्रिक में भी बताया था कि गणपति चंद्रगुप्त ने मतलब आरंभ में गणेश जी की पूजा की जाती है ये, और इस काल को उत्कर्ष माना जाता है क्योंकि अच्छा होता है। और शून्य काल भी इन्होंने नाम दिया था, शून्य। इसमें अपभ्रंश का योगदान 1184 तक माना जाता है। उत्कर्ष काल की समय सीमा 1184 से 1375 ईस्वी तक मानी जाती है। विकास काल या मध्य युग 1375 ईस्वी से 1857 तक। अगला आधुनिक काल 1857 से 1965 तक। फिर आधुनिक काल के भाग है भारतीय, इसकी एक और बता देती हूँ। बादीछा, प्रयोन, साहस, इसे याद कर लो। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये तो नई कविता बाद में आती है, इन्होंने इतना ही दे रखा है। भारतेंदु काल 1857 से 1900, द्विवेदी काल 1900 से 1920, छायावाद 1920 से 1938, प्रगतिवाद 1938 से 43, प्रयोगवाद 1943 से 1965 ईस्वी। 7वां आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल या वीरकाल इनका था 1000 से 1400 विक्रम संवत तक। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1400 से 1700। उत्तर मध्यकाल श्रृंगार काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से अब तक। नेक्स्ट
डॉक्टर नगेंद्र। संपादन कालखंड सती के आधार पर। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। 4 भागों में बांटा है। 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी तक आदिकाल भक्तिकाल, 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल, 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य तक आधुनिक काल, 19वीं सदी के मध्य से आज तक। पुनर्जागरण काल में भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण द्विवेदी काल 1900 से 1920 ईस्वी, छायावाद 1920 से 1938 ईस्वी और प्रगतिशील प्रयोग आलेख 1938 से 53। नवलेखन काल 1953 से अब तक। काल विभाजन के नामों का चयन करते हुए निम्न आधारों पर ग्रहण किया जाता है, यानी कि ऐतिहासिक आधार पर अगर दिया, जैसे कि किसी सुझाया नहीं है, जैसे कि ऐतिहासिक आधार पर सुझाया जाए तो ये 4 नाम कर सकते हैं, जैसे विक्टोरिया युग, मराठा युग, उसके बाद सल्तनत युग, फिर उसके बाद मुगल युग, ये सबसे लास्ट में आया। फिर शासन के आधार पर देखा जाए तो जैसे कि मतलब शासन के आधार पर ये बताए तो सबसे पहले अकबर का शासन था दिल्ली में, तो अकबर, फिर शिवाजी, फिर औरंगजेब, ये अकबर, शिवाजी, औरंगजेब। फिर लोकनायक के आधार पर सुझाया जाए तो पहले रवि युग, फिर गांधी, फिर निजी, फिर अरविंद काल। रचना काल के आधार पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, शुक्ल, प्रेमचंद युग। प्रेमचंद लास्ट में वो कहानियों का युग आता है, और प्रसाद वो निबंध लेखन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। भारतेंदु वो आधुनिक काल का प्रवेश द्वार जिसमें भारतेंदु की रचनाएं आती है। द्विवेदी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा था। रचनाकार यानी कि ये रचनाएं लिखते थे, कहानी, निबंध, लेखक, आलोचना, इसमें। लोकनायक यानी कि लोक के मतलब वो जागरूक करने के बारे में। शासन यानी कि उस समय में राजा कौन था, यानी कि प्रेसिडेंट, जो भी आज के ज़माने में वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति माना जाता है, वैसे ही। ऐतिहासिक यानी कि इतिहास के आधार पर। विकास क्रम के आधार पर, यानी कि जैसे जैसे हमारे समाज का विकास हो रहा है वैसे नाम रखा जाए तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। अगला है हरीशचंद्र वर्मा। हरीशचंद्र वर्मा। संक्रमण काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, राष्ट्रीय जागरण काल, 19वीं शताब्दी के मध्य, आधुनिकवादी चेतना काल। संक्रमण काल 12वीं सदी उत्तरार्ध से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल 14वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी तक। फिर अगला है राष्ट्रीय जागरण काल, 19वीं सदी के मध्य तक 20वीं सदी तक। 19वीं सदी के मध्य से। आधुनिक चेतनावादी काल 20वीं सदी से आज तक। तो ये आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। और कुछ समझ में नहीं आया तो मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अर्चना जैन आप सभी से विदा लेती हूँ और आज की क्लास में यहीं एंड करती हूँ।